हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये 7th लेक्चर है बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो हमने पीछे वाले लेक्चर में देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस बारे में बात करता है? ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो हम दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम है वो एक तरह से कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी की ही स्टेटमेंट है। दिस लॉ ऑल्सो टेल्स अस अबाउट इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट। ये इसके बारे में भी बात करता है, ऊष्मा और कार्य में समानता के बारे में भी बात करता है। लेकिन जो पहला नियम है वो हमें ये नहीं बताता है कि कितना हीट का अमाउंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वर्क में। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज साइलेंट अबाउट अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टिंग इनटू वर्क। पहले नियम में हमें हीट फ्लो की डायरेक्शन भी नहीं बताई गई है। सो वी से डज नॉट टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, कि ऊष्मा किस दिशा में जाएगी, इसके बारे में भी हमें पहला नियम नहीं बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम है, तो अगर एक सिस्टम आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, दूसरा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो पहला नियम ऐसा कुछ नहीं कहता है कि जो हीट फ्लो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले से 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले सिस्टम में ही जाएगी और 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले सिस्टम में नहीं आएगी। इस बारे में हमें पहला नियम कुछ नहीं बताता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, द लॉ विच असर्टेन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जिस तरह से पहला नियम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है, तो थर्मोडायनामिक्स का जो दूसरा नियम है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में बात करता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कई सारी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो मेन स्टेटमेंट्स हैं वो दी गई हैं केल्विन प्लैंक द्वारा और क्लॉसियस के द्वारा। तो केल्विन प्लैंक ने तो हीट इंजन के ऊपर बेस्ड स्टेटमेंट दी है और क्लॉसियस ने दी है रेफ्रिजरेटर के ऊपर बेस्ड। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो केल्विन प्लैंक है उसने थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ को किस तरह से स्टेट किया है। ओरिजिनल स्टेटमेंट जो केल्विन की वो ये है: It is impossible to get continuous supply of work by taking heat from a heat source continuously and lowering its temperature below the temperature of surroundings। तो ये कह रहा है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको निरंतर आप कार्य करते रहें हीट लेकर के एक ऐसे हीट सोर्स से कि जिससे आप कंटिन्यूस जब हीट लेते रहेंगे तो आप उसका जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से नीचे ले जाएंगे। तो ये संभव नहीं है। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम है और ये केल्विन प्लैंक द्वारा कहा गया है। तो अल्टीमेटली ये हमें स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? ये कहती है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन एन इंजन विच वर्क्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस and converts all the heat extracted from a heat source into work so that working substance may remain unaffected। कि ऐसा संभव ही नहीं है कि हम एक ऐसा इंजन बना पाए जो एक साइक्लिक प्रोसेस में हीट लेकर के हीट सोर्स से और उसको वर्क में पूरा कन्वर्ट कर देता है और उसका कोई भी असर हमारे वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर नहीं पड़ता। तो ऐसा हम हीट इंजन डिजाइन नहीं कर सकते। मोरोवर, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क हीट सिंक इज नेसेसरी अलोंग विद द हीट सोर्स। अगर हमें वर्क की कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए कि हमारा जो हीट इंजन है वो कंटिन्यूस कार्य करता रहे, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हमारे पास हीट सिंक भी होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से इस डायग्राम से समझ सकते हैं। आप ये देखिए कि ये हमारा एक हीट इंजन है जिसमें सोर्स है आपका जो T1 केल्विन पर है और ये आपका सिंक है जो T2 केल्विन पर है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा अरेंजमेंट है जिसके अंदर की आपका वर्किंग सब्सटेंस है। तो इस हीट इंजन में क्या हो रहा है कि सोर्स से जो टेम्परेचर T1 केल्विन पर है उससे हीट ली जा रही है Q1 और उस हीट को कन्वर्ट किया जा रहा है यूजफुल वर्क में। और जो रिमेनिंग अनयूज्ड हीट बच गई है
Q2 वो दी जा रही है सिंक को। तो ये जो प्रोसेस है ये एक पॉसिबल प्रोसेस है, जिसे कहा जाता है कि संभव है। लेकिन दूसरा जो प्रोसेस है, जिस तरह से जी आपकी सेकंड जो लॉ हमारा कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ऐसा संभव नहीं है कि हम जितनी हीट सोर्स से ले रहे हैं उस सारी हीट को ही हम वर्क में कन्वर्ट कर दें। तो ये एक असंभव यानी इम्पॉसिबल प्रोसेस, ये दूसरा नियम हमें ये बताता है थर्मोडायनेमिक्स का कि ये इस तरह का जो प्रोसेस है असंभव है वो, कि आप जितनी हीट ले रहे हो सोर्स से उस सारी की सारी हीट को ही आप वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये संभव नहीं है, इसका मतलब कि वो हमारे पास हीट सिंक होना चाहिए, राइट। तो अब हम आ गए हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट में। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट भी थर्मोडायनेमिक्स के जो सेकंड नियम है उसी की स्टेटमेंट है, लेकिन इसको देने का तरीका भिन्न है। ये रेफ्रिजरेटर के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए डिवाइस which works in a cyclic process that too unaided by an external agency and transfers heat from a system at lower temperature to a system at a relatively higher temperature. That is, it is impossible for heat to flow from a lower temperature system to a higher temperature system. तो आप देख रहे हैं कि जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है ये रेफ्रिजरेटर के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, और इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा संभव नहीं है कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस हो जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस में इस तरह से कार्य करे कि जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी भी वर्क नहीं कर रही है और वो हीट को ट्रांसफर कर रही है किसी ऐसे सिस्टम से जो लोअर टेम्परेचर पर है और कहाँ दे रही है? दूसरे सिस्टम में जो कि हायर टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है। तो दैट मीन्स ये स्टेट कर रहा है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि आपकी जो ऊष्मा है वो लोअर टेम्परेचर के सिस्टम से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये कहलाती है आपकी क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसको इस तरह से समझते हैं कि आप ये देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है जो कि लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है T2 केल्विन पर, और एक दूसरा सिस्टम है जो हमारे पास T1 केल्विन पर है और ये हायर टेम्परेचर है, T1 इज हायर देन T2। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट के हिसाब से जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये कह रहा है कि ऐसा संभव नहीं है कि लोअर टेम्परेचर के सिस्टम से हीट लेकर के आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो हायर टेम्परेचर वाले सिस्टम को दे जितनी हीट वो यहाँ से ले और वो सारी की सारी हीट उसको डिलीवर कर दे, ऐसा संभव नहीं है। जो हीट का जो फ्लो है वो लोअर टेम्परेचर वाले सिस्टम से हायर टेम्परेचर वाले सिस्टम की तरफ नहीं हो सकता। तो होना क्या चाहिए? इसका मतलब ये है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो इस तरह से वर्क करे कि वो आपके सिंक से कुछ हीट लेता है Q2 और उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी कार्य करती है W, और ये कार्य और ये जो यहाँ से हीट ली है ये दोनों मिलकर के आपको कौन से सिस्टम को दिए जा रहे हैं जो कि हायर टेम्परेचर T1 पर है इक्वल टू Q1, यानी आपका W प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q1। तो ये तो रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल है। पीछे हमने रेफ्रिजरेटर की वर्किंग देखी है। तो रेफ्रिजरेटर का ये प्रिंसिपल है और उसके ऊपर ये रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। लेकिन दूसरा नियम हमें ये बताता है कि ये संभव नहीं है कि आप किसी लोअर टेम्परेचर वाले सिस्टम से और हायर टेम्परेचर वाले सिस्टम को आप हीट दे दें। तो दोनों ही ये थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम की स्टेटमेंट्स हैं, केल्विन भी और क्लॉसियस भी। तो लेट अस सी द इक्विवेलेंस ऑफ बोथ स्टेटमेंट्स। तो आओ हम ये देखें कि ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं, राइट। तो किस तरह से कि अगर मान लीजिए इनको हमें ये शो करना है कि दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो हमें क्या देखना होगा कि अगर एक स्टेटमेंट
वायलेट करती है तो क्या उसके परिणाम स्वरूप दूसरी स्टेटमेंट भी वायलेट करती है, ये चीज हम यहां पर चेक करेंगे। तो देखिए, अगर अब हम इसमें ये मान लें कि जो कार्नोट इंजन है वो आपका वायलेट करता है केल्विन की स्टेटमेंट को, और केल्विन की स्टेटमेंट क्या है कि वो हीट एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम ए सोर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कन्वर्ट्स इट कंप्लीटली इनटू वर्क। ये आपकी केल्विन की स्टेटमेंट है। तो कंप्लीट कन्वर्जन नहीं कर सकता, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो कार्नोट इंजन है वो इसको वायलेट करता है। तो सीधा सा मतलब है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो हीट इंजन है वो पूरा कन्वर्जन कर रहा है हीट को वर्क में, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क कर रहा है। तो आपका जो हीट इंजन है वो हीट Q1 लेगा हीट सोर्स से, जो कि टेम्परेचर T1 केल्विन पर मेंटेन्ड है, और सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि W विल बी इक्वल टू Q1, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक रेफ्रिजरेटर लेते हैं और हम रेफ्रिजरेटर और इस हीट इंजन को कपल कर देते हैं एक साथ, दोनों को। तो एक साथ कपल करने से क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेटर है हमारा, ये हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है Q2 हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, और कहाँ से करेगा, हीट सिंक से, जो कि कितने टेम्परेचर पर है, T2 केल्विन पर है। और वर्क W इसके ऊपर होगा, लेकिन वो वर्क W कौन करेगा, जो अभी आपने पहले हीट इंजन कंसीडर किया, क्योंकि आपने दोनों को कपल कर दिया है। तो वो जो हीट इंजन है वो वर्क W इसके ऊपर करेगा। तो आपका रेफ्रिजरेटर W प्लस Q2 ये टोटल हीट जो है ये रिजेक्ट करेगा आपके सोर्स के लिए। तो सोर्स को अब आपने कितनी हीट दे दी, Q1 प्लस Q2। तो ये ऐसा सिस्टम, कपल्ड सिस्टम बन गया हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का, जो हीट Q1 लेता है हीट सोर्स से, और रिजेक्ट क्या कर रहा है उसको, हीट Q1 प्लस Q2 टू द सेम हीट सोर्स। दैट मीन्स ये हमारा जो सिस्टम है ये हीट रिजेक्ट सिंक को नहीं कर रहा है। तो जो कंप्लीट फुल साइकिल है उसमें कोई एक्सटर्नल वर्क डन ही नहीं हो रहा, और आपका सिस्टम अपने आप ही काम कर रहा है। किस तरह से कर रहा है कि ये ट्रांसफर कर रहा है हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, और ये जो रिजल्ट यहां से निकल के आया ये तो वायलेट करता है आपकी क्लॉसियस की स्टेटमेंट को। तो दैट मीन्स अगर केल्विन स्टेटमेंट रॉन्ग है तो क्लॉसियस स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। मतलब एक स्टेटमेंट को अगर आप कहते हो कि ये गलत है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, वो भी साथ साथ में वायलेट हो जाती है। इसलिए अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट करेगी तो क्लॉसियस स्टेटमेंट भी इस नियम को वायलेट करेगी, राइट। अच्छा, अब हम इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं। हम क्या करते हैं कि अब की बार हम ये मान लेते हैं कि क्लॉसियस स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखते हैं कि क्या अगर हम क्लॉसियस को ये माने कि वो वायलेट कर रही है, तो क्या साथ में आपकी केल्विन वाली भी वायलेट होती है। क्योंकि अगर ऐसा प्रूव हो गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, दोनों ही थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम की स्टेटमेंट्स हैं। उनका कहने का तरीका जो है बस वही भिन्न है। तो देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि क्लॉसियस स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इट इज पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर। इसका मतलब कि ऐसा संभव है कि जो लोअर टेम्परेचर T2 है केल्विन है, वहां से हायर टेम्परेचर T1 केल्विन पर आपकी जो हीट है वो फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो हीट इंजन है आपका कपल कर देते हैं हम हीट इंजन को विद रेफ्रिजरेटर, राइट। अब आपने ये किया, तो जो हीट इंजन है वो दोनों हीट रिजर्वर्स के बीच में काम कर रहा है, T1 के और T2 के बीच में। अब ये रेफ्रिजरेटर इनको आपने कपल कर दिया है, तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि वो हीट Q2 लेता है फ्रॉम द सिंक, जो भी एक रिजर्वायर है, और लोअर टेम्परेचर T2 केल्विन पर है। हम ये मानते हैं कि वो वहां से आपका Q2 हीट ले रहा है फ्रॉम द रिजर्वायर एट T2K, राइट। तो इसके बाद ये तो एक तरह से क्लॉसियस स्टेटमेंट की वायलेशन हो गई, पर हमने अब यहाँ पे ऐसा मान लिया है। और फिर हीट ट्रांसफर करता है किसको, टू द रिजर्वायर विच इज मेंटेन्ड एट ए हायर टेम्परेचर T1 केल्विन।
इसको वो दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हीट इंजन है वो एक्सट्रैक्ट करता है heat Q1 plus Q2 from a reservoir which is maintained at T1 Kelvin and converts Q1 heat into work and rejects Q2 heat to reservoir at T2 Kelvin। इसका मतलब जो कपल्ड सिस्टम अब आपका बन गया, ये कपल्ड सिस्टम दिस विल सप्लाई वर्क कंटिन्यूसली, ये तो कंटिन्यूसली काम करेगा आपका कपल्ड सिस्टम। In each cycle Q1 heat will be converted into work। कंटिन्यूसली काम करेगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर साइकिल में जो Q1 हीट है वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर हो जाएगी। और ये अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये तो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट का वायलेशन है, क्योंकि केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी वायलेट हो रही है। तो ये अब आपका ये प्रूव करता है कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं और दोनों ही थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम को बताती हैं। अगर एक को वायलेट करेंगे तो दूसरी भी वायलेट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो भिन्न भिन्न चीजों को बता रही हों, दोनों ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही एक्सप्लेन कर रही हैं। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।